जिस इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और आज उसी इजरायल को साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया कि इजरायल को लेबनान के मोर्चे पर थोड़े से जिम्मेदारीपूर्ण रवैया दिखाना चाहिए और उन्होंने यहाँ तक कह डाला ट्रंप ने कि अमेरिका के बिना इजरायल का कोई वजूद है नहीं। लेकिन इजरायल के लिए अभी भी लेबनान एक बड़ा खतरा है और वहाँ पे जो सैनिक है इजरायल के उसे वापस लेने को तैयार है नहीं इजरायल। ईरान कह रहा है कि अगर इजरायल लेबनान से अपना सैनिक वापस नहीं करता है तो MOU का ये उल्लंघन होगा। तो बगैर इजरायल की रजामंदी के ये जो डील की बात की जा रही US और ईरान के बीच ये कितनी टिकाऊ होगी। ये तो रही एक बात मतभेद के। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं मतभेद के जो अभी भी बने हुए हैं। हालांकि पर्दा तब उठेगा जब राष्ट्रपति ट्रंप के हिसाब से चलें तो उन्होंने कहा कि वर्ड बाय वर्ड हम डील की सारी बातों को सार्वजनिक कर देंगे ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहीं ये डर तो नहीं कि सार्वजनिक होने के बाद कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो आपस में सिर्फ फुटबॉल है और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बड़ा ही मामला पेचीदा होता हुआ जा रहा है। तो आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत साहब हैं। USA से रिपब्लिकन पार्टी नेता और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ेंगे। पूर्व IAS और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा शिवकांत शर्मा साहब आपसे कि ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं इसमें आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? शुक्रवार तक का समय है इस पर साइन करने का। पहली बात तो जो ट्रंप साहब ने कहा है, ट्रंप साहब ने जो आलोचना की है इजराइल की और नेतन्याहू की और जिस तरह से उन्होंने लबनान में लड़ाई को हैंडल किया है, वो मुझे लगता है यूरोपीय जो देश हैं, क्योंकि इस वक्त वो फ्रांस में हैं और यूरोपीय देशों के बीच में हैं, यूरोपीय नेताओं के, तो ये हो सकता है कि उनको खुश करने के लिए कहा हो सकता है ये नाटक हो। क्योंकि अब तक का अगर आप पिछले 4-5 महीने का क्रम देखें पूरा, बल्कि गाजा की लड़ाई से पिछले 3 साल का क्रम अगर आप देखें दोबारा, तो लगता है कि दोनों गांठ से सब कुछ हो रहा है। दिखाने के लिए कभी कभार डांट देते हैं, कभी कभार कुछ कड़े शब्द कह देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि साहब जब तक लबनान से सेना वापस नहीं हटाएगा इजराइल तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो MOU जिसकी बात चल रही है, सहमति पत्र, उसकी शर्त में ये नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अंतिम फैसला होगा, यानी दूसरे दौर की जो बातचीत होगी, 2 महीने जो बातचीत चलेगी, उस बातचीत को सिर पे उतरने के लिए जरूरी होगा कि लेबनान से फाइनली इजराइल अपनी सेना वापस करे। तो फिलहाल ये उसकी शर्त नहीं है। फिलहाल शर्त इतनी है कि वहां लड़ाई न लड़े, वहां कोई हमला न करे इजराइल। और अभी तक ऐसा लगता है कि उसका भी उल्लंघन हुआ है, एक हमला तो कर ही दिया है। उसी से नाराज होकर के मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये इशारा किया है कि भैया फिलहाल हमले बंद रखें, आप सेना आपकी हम वापस बुलाने के लिए उसको हमने शर्त में नहीं डाला है। तो एक तो ये अड़ंगा है सबसे बड़ा, और दूसरा जो अड़ंगा, असली अड़ंगा है, वो है न्यूक्लियर डील का, कि क्या करेंगे। अब बात इस पे है कि क्योंकि ट्रंप साहब कुछ नई चीज तो इससे हासिल नहीं कर पाए। ऐसा करते हैं कि न्यूक्लियर डील पे हम लोग आगे चलकर आएंगे। पहले ये जो मुद्दा है तत्काल जो सबसे बड़ा उठकर हुआ है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि US ने इजरायल का साथ छोड़ दिया है, फिर इजरायल अलग थलग पड़ गया। लेकिन आपका कहना ऐसा है नहीं, दरअसल ये एक नाटक है। जहाँ पे हैं वहाँ पे उनको ये पोस्चरिंग करना जरूरी था। कमर आगा साहब, आप भी यही मानते हैं? देखिए, श्रीकांत शर्मा जी का बड़ा एक्सपीरियंस है। ये सही है कि इजराइल को अमेरिका छोड़ नहीं सकता। काफ़ी हद तक इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों एक दूसरे पर काफ़ी निर्भरता है। मगर
नेतन्याहू से उनके डिफरेंसेस हो चुके हैं कुछ चीज़ों पे, ऐसा लगता है। कितना सच है ये तो समय बताएगा। डिफरेंसेस हो गए हैं, इसी के नेतन्याहू पिछले काफ़ी समय से ट्रम्प की जो भी ट्रम्प कह रहे थे उसके विरुद्ध काम कर रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि भैया सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन जनता का प्रेशर था, उनकी पार्टी का प्रेशर था, इलेक्शन होने हैं नवंबर में, या फिर उसके अलावा ये भी था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही थी उसके चलते हुए हर चीज़ की कीमत बढ़ रही थी। उनकी पॉलिसी ये थी कि जो टैक्सेस हैं उनको और जो इंटरेस्ट हैं ख़ास तौर से वो बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएंगे, और फिर टैक्सेस जो हैं बड़ी कंपनीज के बिग एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जो लगे उनको भी वो बहुत कम कर देंगे। और मागा मूवमेंट जो था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सब मूवमेंट ख़त्म हो गया और वो पूरी तरीके से फंस गए वहाँ पे लेबनान और पैलेस्टाइन के, और फिर उसके बाद में ईरान के युद्ध में, और वो अब इससे निकलना चाहते हैं। और इसीलिए उन्हीं ने अमेरिका को तो बाहर निकाल ही लिया। अमेरिका वो तो युद्ध से बाहर हो गए, बातचीत भी हो गई, उनका एग्रीमेंट भी साइन हो गया डिजिटली जिसे कहना चाहिए। अब एक फॉर्मल सेरेमनी होनी है स्विट्जरलैंड में जिसमें वो हो जाएगी 19 तारीख को, वो कह रहे हैं फ्राइडे के दिन। तो वो तो सब, अब उनसे युद्ध से मतलब नहीं। अब जो है जो कुछ भी है वो ईरान वर्सेस इजराइल है, और ईरान की जो समस्याएं हैं खास तौर से जो उनके, जिसको कि अमेरिकन प्रॉक्सीज कहते हैं, जिसको कि ईरान कहता है आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, उसको सपोर्ट जो है मुझे नहीं लगता कि वो ईरानियन छोड़ेंगे। दूसरी बात ये कि जो एग्रीमेंट हुआ है या उसके बाद जो स्टेटमेंट आए हैं जेडी वैंस के और प्रेसिडेंट ट्रम्प के, उसमें खुल के उन्हीं ने इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाने की बात की है, चाहे वो न्यूक्लियर इशू हो या चाहे वो प्रॉक्सी का मामला हो, ग्रुप्स का, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इन सब का, या फिर उसके अलावा जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं उन सब के ऊपर उनके पॉइंट ऑफ व्यू वही, उसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। मिसाइल ड्रोन्स का मसला हो कि उसकी क्षति या दूरी कम होनी चाहिए, या सीरिया, लेबनान, उन सब के ऊपर जो इजराइल की पोजीशन है वर्चुअली उनकी भी पोजीशन वही नज़र आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल की जो बेसिक वो है, प्रॉब्लम जो है नेतन्याहू जिस तरीके से फार राइट एजेंडा कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, और जिस तरह के स्टेटमेंट वहाँ पे फार राइट ग्रुप्स ने, स्मोस्ट्रिच और बेनजावीर ने जो दिए हैं अमेरिका के खिलाफ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके चलते हुए अमेरिका के अंदर भी काफ़ी आक्रोश नज़र आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी और जनता के भी अंदर। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है उसके अंदर। एड कोई कम नहीं हो रही इजराइल की, बल्कि उनको उसी तरह से जारी है। तो हर तरह से है, लेकिन कुछ इशूज़ पे डिफरेंसेस हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत से सीज फायर हो और आगे सीज फायर चले भी, ये मसले। बिल्कुल। एम्बेसडर त्रिगुणायत, ये कुछ इशू पे डिफरेंसेस हैं, ये इशू क्या इतना बड़ा है क्या कि इस पूरे डील को डिरेल कर दे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि इजराइल की सिक्योरिटी प्रीएमिनेंट है, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ये बड़ी खास बात है। लेकिन उसको हमें नेतन्याहू से अलग करना पड़ेगा। देखिए, नेतन्याहू का ने ही उनको जाके समझाया, 6 बार गए, कहा कि ईरान को हम अटैक कर सकते हैं, इस वक्त सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहे कितने भी भावुक हों या जिस तरह की भी उनकी अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं, उस सब के बावजूद उनको अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए वो इस बात में थोड़े दिनों के अंदर ही समझ गए कि इस वॉर को जल्दी खत्म करना है, ऑफ रैम्प मांगते रहे। और आज की डेट में जो भी डील साइन हुई है या एमओयू साइन हुआ है या जो आगे होगा, उसमें अगर आप देखें कि जिस तरह उन्होंने कतार के डेलीगेशन को बाहर प्राइम प्रेसिडेंट को कहा, वो जाकर के शेख अमीर ने अपने लोगों को 17 घंटे वहां पर ईरान में रहे लास्ट मिनट तक, जब तक कि ये एमओयू साइन नहीं हो गया। पाकिस्तान को प्रेशर किया, सबको किया। तो उसके बाद में जिस तरह पब्लिकली पहली बार मैंने देखा है कि जो उन्होंने, भले ही चाहे अगर आप इसको कहें पब्लिक कंजम्पशन है, लेकिन अगर वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता
तो नफ्ताली बेनेट जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और अब आजकल दूसरे लीडर बनने वाले हैं और दोबारा से इलेक्शन में उनका चांसेस काफी अच्छे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि नेतन्याहू जो है वो यूएस के साथ हमारे रिलेशंस को भी खत्म करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जस्ट जितना जल्दी ये डील हो सके जिससे उनका अपना एक्सट्रैक्शन हो जाए वहां से, उसके बाद आगे देखा जाएगा जो कल होगा। रही बात इजराइल और ईरान की, तो ये खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए जितना ट्रस्ट डेफिसिट, जितना दोनों के बीच में एक दूसरे को मैड सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जब तक वो प्रवेल करता रहेगा तब तक हम यही नहीं देख सकते कि यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई शांति होगी। लेकिन ये इस बार जो लड़ाई हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि 47 साल में अमेरिका ने ओवरटली कभी किसी लड़ाई, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल के बीच में सपोर्ट नहीं किया था। अब पिछले जून में ट्रंप खुद कूदे उसके अंदर और इस बार फरवरी में फिर उन्होंने जॉइंटली किया। तो अब उनको समझ आ गया है मेरे ख्याल से कि जैसे जेडी वांस का स्टेटमेंट देख लीजिए आप आज का, वो इतना मेच्योर्ड स्टेटमेंट है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम आगे अगर ईरान पूरी तरह इसको मानता है, और ईरान को भी चाहिए, देखिए ईरान की भी हालत कोई ये नहीं है कि बड़ा सुपर पावर बना बैठा है, भले ही इस तरह में उनकी थोड़ा परसेप्शन डिफरेंट है, बट दे आल्सो हैव प्रॉब्लम्स। तो लेकिन वो हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डील जरूर बनाएंगे, और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त इंटरेस्टेड है इस डील को पूरी तरह जाने के लिए। ये पूरी तरह से जाने के लिए हैं, लेकिन कुछ न कुछ रास्ता जरूर बनेगा। इस हद तक नहीं जाएगा इजराइल का मामला कि डील पूरा डिरेल हो जाए। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी जुड़ चुकी हैं, आपके पास आऊँगा, लेकिन थॉमस मैथ्यू साहब, एक सवाल आपसे कि ये इजराइल के से पोस्चरिंग है अपने पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, या फिर वाकई इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा कि लेबनान से अपने सैनिक वापस ले, हिजबुल्लाह जैसे लोगों को फिर से वापस छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके लिए थ्रेट तो पहले भी था, अभी बना रहेगा, तो उसके लिए तो कुछ बदला नहीं। लक्ष्मण जी, पॉइंट नंबर 1 है कि इस डील में ट्रंप नेतन्याहू को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप ट्रंप का फेमस कॉन्वर्सेशन था नेतन्याहू के साथ, आपको पता उन्होंने क्या बोला? He says, you have no F-dash judgment. You're stopping or you're jeopardizing the agreement. Okay? ट्रंप को ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी को he has to please. नंबर 1, आप ऑयल प्राइस देखेगा तो ऑयल प्राइस went from $2.6 went up to 4.56, now it's come to 4. Okay, so American constituency को प्लीज करने के लिए ट्रंप को ये डील चाहिए। Now immediately एक चीज हम बिल्कुल भूलना नहीं कि ये न्यूक्लियर डील अमेरिकन कंपल करके ईरान से खींच के लिया, तो ये सबसे ज्यादा फायदा होगा इसराइल को। मेरे ख्याल में ट्रंप न्यूक्लियर इश्यू में कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा। उन्होंने क्लियरली बोला है वी विल सी हाउ दे बिहेव। जेडी वैंस में भी क्लियरली बोला है कि ये न्यूक्लियर मामले में देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। नाउ ये आपको ये 2015 का JCPOA एग्रीमेंट के साथ यू हैव टू कंपेयर। JCPOA एग्रीमेंट जो ओबामा ने साइन किया था, that is through that Iran got almost $56 billion का एसेट रिलीज हुआ, और वो एग्रीमेंट खत्म होना था 2031 में। तो ये जो एग्रीमेंट लोग अमेरिकन पब्लिक कंपेयर करेंगे, ट्रंप का एग्रीमेंट एंड ओबामा का एग्रीमेंट, एंड ओबामा का एग्रीमेंट को ट्रंप साहब ने बोला कि ग्रेटेस्ट ब्लंडर, कोई साइन ही नहीं, दिस शुड नॉट हैव बीन साइन। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू जैसे मेरे ख्याल में एक एमिनेंट स्पीकर इस फोरम में बोला कि नेतन्याहू और इजराइल एंड अमेरिकन रिलेशंस में यू हैव टू मेक अ डिविजन। नेतन्याहू इज नॉट इजराइल। अमेरिका और इजराइल का रिलेशनशिप हर समय बॉन्ड विल बी स्ट्रांग, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट लेबनान की बात अभी के लिए ईरान ने बोला कि लेबनान में दे हैव टू विथड्रॉ। मेरे ख्याल में विथड्रॉ 100% नहीं होगा,
थोड़ा बहुत बोलेगा कि ओके वी विल हैव 5 years, 6 years, 8 years. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जैसे प्रीवियस शो में लक्ष्मण जी मैंने बोला, दिस मिलिट्री अटैक ऑन लाइक लास्ट स्पीकर एम्बेसडर अनिल जी वेरी क्लियरली बोला, ईरान का स्थिति इज एक्चुअली डेस्परेट टुडे, very desperate. And Trump clearly warning दिया है, इस टाइम नेगोशिएशन 60 days में नेगोशिएशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो he will go back to military action. And Iran cannot affordable. So therefore, I am optimistic here. I think there will be a deal. बिल्कुल दोनों दोनों की तरफ से एक अर्जेंसी है कि कैसे भी इस वॉर को खत्म किया जाए। ईरान की तरफ से भी है क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई अब लड़ नहीं सकता है, यूएस की तरफ से भी है क्योंकि वहां भी काफी ज्यादा ट्रंप के ऊपर प्रेशर था, घरेलू प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी इस वॉर से बाहर निकले। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ चुकी जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं। पूर्णिमा, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपने अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट के व्यूज को सुना आपने, आपको क्या लगता है कि ये सारा जो डील जल्द से जल्द करने की बात ट्रंप बार बार जोर देकर कह रहे हैं, ये ट्रंप के ऊपर क्या डोमेस्टिक प्रेशर है, वहां पे घरेलू दबाव है कि जल्द से जल्द आप डील करिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने सही कहा है, डोमेस्टिक प्रेशर जरूर है, लेकिन ट्रंप ने एक गलती कर दिया ना पहले से। ये जो हमें ये डायनामिक समझना पड़ेगा। जो February 28, 2026 का अटैक हुआ था, दैट वाज अ जॉइंट स्ट्राइक बिटवीन यूएस एंड इजराइल। अब जो मुझे नहीं पता लोग बार बार इसको डील क्यों कहते हैं, कि मेरे ख्याल से ट्रंप ने इसको डील कहा इसलिए बार बार डील कहते हैं। ये डील कोई डील हुआ नहीं है। दिस इज ए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज लिटरली साइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद लैंग्वेज लिखा जाएगा, 60 डे निगोशिएशन होने वाला, उसमें डिसाइड होने वाला, उसमें लैंग्वेज बनेगा कि एक्चुअली डील में है क्या। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग में, MOU में अंडरस्टैंडिंग ये है कि हॉस्टिलिटी बंद होने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था February 28, 2026 से पहले। अब ये कितना बड़ा अचीवमेंट हो चुका है कि उन्होंने लिटरली क्राइसिस क्रिएट किया है। क्राइसिस क्रिएट करके दुनिया में एक अनसर्टनिटी क्रिएट करके एक सोल्यूशन देके अपने आप को क्रेडिट लेने वाले। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ए पैथेटिक पॉलिटिशियन डज, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डन। एंड दिस मेरे जैसे लोग जो उन्होंने 10 साल उनके साथ खड़े हुए थे, उनको सपोर्ट किए थे। हालांकि एक समय में ये भी कहा था कि 2020 इलेक्शन शायद उनसे छीना गया था, इसीलिए 2024 इलेक्शन में सपोर्ट किए थे। अब बार बार वो बात सामने आती है कि आई डोंट बिलीव दैट 2020 इलेक्शन वाज स्टोलन फ्रॉम हिम एट ऑल। ही इज लाइंग इवन नाउ टुडे। आज जो ईरान की सिचुएशन है, वो बार बार कहता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। मुझे आप एक इंटरनेशनल रिपोर्ट उठा के दिखा दीजिए कि ईरान वाज मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। इफ दैट इज द केस, CIA की कोई रिपोर्ट है, IAEA की कोई रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की कोई रिपोर्ट है? कौन है रिपोर्ट दिया जो उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक किया इजराइल के साथ? अब जो MOU साइन हो रहा है, इजराइल इज नॉट इवन पार्ट ऑफ इट, बट ईरान कोई डील करेंगे ही नहीं है लेबनान के बिना। आज के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से 3500 स्ट्राइक हुई है इजराइल के द्वारा लेबनान के अंदर सिंस मिड अप्रैल और जून फर्स्ट वीक तक, और उसमें आपकी 3700 लोगों को मारा गया है। आप ये आंकड़े क्यों नहीं उठाते हो? दिस इज इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, जब दुनिया में गलत होता है, मेरे ख्याल से जब बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, और स्टेट्समैन जो होते हैं, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनको बोलना चाहिए। हमारे पास है क्या, ना पोजीशन है ना कोई, हम फिर भी रिस्क उठा के बात करते। लेकिन मैं कहती हूँ आपकी जैसे कंट्री जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, छीना थप के आप बोल सकते हो, आपके पास 1.5 बिलियन पीपल है, आपके पास यूथ है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास डिफेंस है, लेकिन आप चुप क्यों रहते हो? जैसे वेनेजुएला के मादुरो को उठा के यहाँ पे न्यूयॉर्क में सजाए सुनाए जाते हैं, तब आपके लीडर चुप थे। जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स में ईरान की सारे लीडर को, 50 लीडर को मार दिए, आप चुप थे। जब यहाँ पे वेनेजुएला की बोट को स्ट्राइक करके, लास्ट जब मैंने आंकड़ा देखा था, दैट वाज लिटरली ओवर 83 स्ट्राइक्स, 207 पीपल किल्ड।
आप लोग चुप हो। मुझे नहीं पता है आप कौन सी दुनिया में रहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी होती है। आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन आप कुछ अब तब भी आपके प्लेट से आप किसी को खिला सकते हो। वो हिसाब से, मेरे हिसाब से आज ईरान ने जो दिखाया, वो लोग आपके चैनल नहीं है, बाकी सब चैनल में यही बोल रहे थे कि ईरान के पास समर्थ भी नहीं थे कि वो 2 दिन खड़े रहे, वो डिकैपिटेशन स्ट्राइक के बाद, खमेनी को उड़ाने के बाद। आज क्या है, 2 दिन क्या, 10 दिन क्या, 30 दिन क्या, 108 डेज प्लस वो खड़े थे। आज वो लोग एमओयू साइन कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज कोई ऑप्शन ही नहीं है बिना एमओयू साइन करने के वहां से निकले, और उनके पास कोई ऑफ रैम्प भी नहीं मिल रहा था। Obviously मिल रहा था, but the arrogance of America was so pathetic that they didn't even want to. They wanted to. ट्रम्प क्या बोल रहे थे पहले से, हमने we have already won. तो आपको सिंपल क्वेश्चन होता है, आप if you are already won, then what are you doing in Strait of Hormuz? Strait of Hormuz तो पहले खुला हुआ था। नहीं, इसमें वो पूर्णिमा आपके लिए हम लोग बेसिकली ये जब से ये पूरा वॉर शुरू हुआ ईरान को लेकर के, कम से कम मैं अपने चैनल की तो बात कर ही सकता हूं कि जब से शुरू हुआ 106 दिन से हम लोग आधे से ज़्यादा दिन तक शो में इसी चीज़ को डिस्कस किए कि आखिर ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं। और हमारे ज़्यादातर पैनलिस्ट इस बात पे एग्री थे कि ट्रंप ने जो किया है वो सही नहीं किया है। हालांकि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमज़ोर, वो अलग सब्जेक्टिव इशू होता है, और हम लोग की अपनी डिप्लोमेसी होती है जहाँ पे हम लोग बहुत अंदर में जाकर अंदरूनी मामलों पर दखल नहीं देते, लेकिन हम लोग का स्टैंड ये रहा है। शिवकांत शर्मा साहब यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? पूर्णिमा 2 बातें कह रही है, एक तो हम लोग जैसे लोगों को, हम लोग जैसे कंट्री को बहुत एग्रेसिवली इस पे ट्रंप का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, और दूसरा ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस वॉर से बाहर निकलने के लिए। सिवा देखिए, जहां तक ट्रंप के क्रिटिसिज्म की बात है, वो तो लड़ाई क्यों, इससे पहले जब उन्होंने ट्रेड वार शुरू की तब पूरी दुनिया जो है वो चुप रही। भारत को ही अकेले आप क्यों दोष दें? चीन चुप है, रूस चुप है, सारा का सारा यूरोप चुप है, किसी ने चू नहीं की। भारत कम से कम ये है कि इनके सामने झुका नहीं। इसी तरह से जब लड़ाई इन्होंने की, हमला जब इन्होंने किया, तब भी पूरी दुनिया चुप थी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बोलते हुए शर्म आती है या डर लगता है। तो ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया चुप है, भारत अगर बोलेगा, भारत में जहां जब जब इस तरह के मंच आए हैं, जब जब बोलने का अवसर मिला है, तब तक ये कहा है कि साहब लड़ाई के हक में हम नहीं है, बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ बोलते हैं तो फिर उस बात के पीछे आपका वजन भी तो होना चाहिए ना। आप करेंगे क्या? आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ कर नहीं सकते, आप जो है वो सैनिक रूप से कुछ कर नहीं सकते, आप व्यापारिक रूप से अमेरिका का कुछ कर नहीं सकते। तो बात जो है वो खामखा बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भारत का जो अब तक का जो मौक़िफ़ है, जब भारत ने कहा है, वो मुझे लगता है संतुलित है, और उतना ही कहा है जितना लगभग चीन ने कहा है, उसने तो उतना भी नहीं कहा है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अब दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि आगे क्या होगा, या मतलब ये है कि अब ट्रंप साहब जो है वो यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस वॉर से निकलने का, सिवा जो पूर्णिमा कह भी ये तो सीधी-सीधी बात है कि विकल्प उनके पास नहीं था। और इस एमओयू से ये सिद्ध हो जाएगा कि ईरान की बजाय अमेरिका ज्यादा बेबस था इस वक्त, क्योंकि आपने लड़ाई तो शुरू कर ली। उस लड़ाई शुरू करने के बाद उसका खामियाजा भुगतने के लिए आपके पास न वो जनाधार है, न वो जन समर्थन है, न वो आर्थिक क्षमता है। ईरान का तो ये है, ठीक है हम तो बड़े हैं और थोड़ा मार लीजिए, लेकिन सब कुछ खोने के लिए या तो यूरोप के पास था, बाकी दुनिया के पास था, या अमेरिका के पास था। अब जब उनका खोने का नंबर आया तो वो पीछे भागने लगे। तो ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए ये समझौता जो भी होगा, इस समझौते में खाली जो है वो जिसे कहते हैं नजर की सफाई पेश की जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। ये कहा जाएगा हमने बड़ा भारी तीर मार लिया, लेकिन तीर न ये न्यूक्लियर डील पे मार पाएंगे, न ये हार्मुज को खोलने में मार पाए। हार्मुज खुल गया, 60 दिन तक हार्मुज खुला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद जो शर्त है कि पहले ईरान ये कहता था, ईरान उसको अंतर्राष्ट्रीय जल मानता था, अब ईरान ये कहेगा कि ये हमारा जल है, हम चाहें तो इसमें रोक टोक कर सकते हैं। कल को इजराइल का जहाज आएगा तो ईरान रोकेगा उसको। आप खोलेंगे तब भी पूरी
तरह से जैसा पहले खुला था वैसा नहीं खोल पाएंगे, तो ये सारी समस्याएं तो आएंगी ना, आगे आएंगी। इसे पूर्णिमा नाथ ने बहुत अच्छी बात कही कि ये आपने बंद तो आप नहीं करवाया था, आपने वॉर शुरू किया जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, ब्लॉकेज हुआ, और अब आप करें खुल गया, बड़ी खुशी हो जाओ जी, और बंद आपने कराया तो खुशी खुलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि पहले की तरह नहीं होगा किसी भी कीमत पे। इस पे बाकी मेहमानों की राय लूंगा, लेकिन एक सवाल और पूर्णिमा नाथ आपसे पूछना चाहूंगा कि बार बार एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप ओबामा से तुलना करते हैं कि ओबामा ने जो किया उससे हमने फार बेटर डील किया है, उन्होंने ब्लंडर कर दिया था। तो इसको वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे लिया जा रहा है? देखिए, जो मागा फैक्शन है उसको हमें समझना पड़ेगा। दिस इज वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो सपोर्टर बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी करे, गलत करे सही करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज फेयर एंड फॉर देम। तो इनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो डील करेंगे, अभी तो डील हुआ ही नहीं है, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप इज रिप्लेस्ड जीसस क्राइस्ट। तो इनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भी डील करेंगे वही सही है। और रेस्ट ऑफ द पीपल, आई एम ऑल्सो रिपब्लिकन, आई एम ऑल्सो नॉट द मागा टाइप, नॉट द वन दैट वाज एक्चुअली क्लोज्ड देयर आइज एंड अंधभक्त के जैसा कुछ भी करे जा रहे। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक फैक्शन है, 20% फैक्शन है जो मागा फैक्शन है अमेरिका में। रेस्ट ऑफ द country is not with that. They know what they have done. They know President Trump has actually taken a wrong step in this particular case. JCPOA को उठा के फेंक दिया। अभी मैं तो मजाक में बोलती हूँ कि JCPOA अल्ट्रा प्रीमियम डील होने वाले ही है 2.0। एट द एंड ऑफ द डे इसमें हुआ क्या है? बिफोर ऑल दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला हुआ था। अब ईरान के हाथ में है वेदर स्ट्रेट में वो लोग टोल लेंगे या नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप होता क्या है? एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर वर्ल्ड डिड नॉट रेज द इशू जो मैं आपको रेज कर रही हूँ। बोल के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका होता क्या, कौन है वहां पे जाके ब्लॉकेट बनाने वाले? आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा को स्टाफ कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहे ग्रीनलैंड को उठाना है कि नहीं उठाना है, डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं ईरान को बॉम्ब करना है कि नहीं करना है, डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहा है इंडिया को रशिया से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है कि ब्लॉकेड आपने फॉलो करनी है, नहीं तो आपके सेलर्स को मार देंगे। अब क्वेश्चन तो वही आता है ना, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका होता कौन है मिडिल ईस्ट में जाके ब्लॉकेट बनाने वाले? उन्होंने तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दरअसल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन एम्बेसडर त्रिगुणाथ आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं कमर आगा साहब के पास चलूंगा। त्रिगुणाथ साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल उठा रही हैं पूर्णिमा नाथ। देखिए, पूर्णिमा जी का सवाल बिल्कुल जायज है एक मॉरलिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बट अगर आप रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में एक हाइपर पावर है, क्योंकि और इन्होंने आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, जहां मर्जी आया वो वहां पर जाकर अटैक किया, इराक में अटैक किया जाकर के, जो बिल्कुल जिसकी वजह से सारी दुनिया में टेररिज्म बढ़ गया इतना ज्यादा। मैं लिबिया में एम्बेसडर था जब लिबिया के ऊपर अटैक किया उन्होंने उसको हटाने के लिए। तो ये यूनिलैटरलिज्म जो है वो दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, और दूसरे किसी कंट्री में इतनी दम नहीं है, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज। आपने देखा यूरोपियंस को किस तरह से वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे जब उनके साथ मिले, जो सपोज टू बी देयर नेटो पार्टनर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि एक रियलिज्म की बात है, और अमेरिका में ये जो एरोगेंस ऑफ पावर है उसको धीरे धीरे जब तक सारे देश मिलकर के, जो चाहे वो चीन हो लेकिन उनके बीच में अपने अलग समस्याएं हैं, तो वो सिर्फ पावर को समझते हैं। आप ये जान लें, प्रेसिडेंट ट्रंप हो या वहां के कोई भी प्रेसिडेंट हो, पीस के लिए तो वहां पे कोई प्रेसिडेंट आज तक नहीं आगे बढ़ा है। तो इसलिए ये बात तो कहना कि खाली ट्रंप कर रहे हैं, मैं ट्रंप की बिल्कुल इस बात में सपोर्ट नहीं करता। ये टोटली इलेजिटिमेट इलीगल वॉर था, अनडिजायरेबल वॉर था, सारी दुनिया को परेशानी हुई है। लेकिन इससे पहले और बड़े वॉर हुए हैं जिसमें इन्होंने यूनिलैटरलिज्म दिखाया है, सारे मैन्युफैक्चर किए एविडेंस और उसके बाद अटैक किया। तो हिस्ट्री तो वहां पर पूरी की पूरी है। तो ये कोई वो नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई गई, चाहे WTO का मामला हो ट्रेड डील के मामले में, चाहे इस मामले में इवन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला हो। तो हर चीज़ को ताक पर रख के, चूंकि आप सो कॉल्ड पावरफुल हैं तो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल जो इन्होंने उठाया बाकी मेहमानों ने, कमर आगा साहब, इस पे मैं आपसे व्यू चाहूँगा कि ईरान क्या अपना न्यूक्लियर पावर हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाएगा क्या?
ट्रम्प तो ऐसा ही दावा इसका कंप्रोमाइज इसकी कंप्रोमाइज को लेके बातचीत चल रही है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतना इनरिच यूरेनियम है जिसको हम डाइल्यूट कर लेंगे और 5 साल तक इनरिचमेंट नहीं करेंगे। एक प्रपोजल ये भी है, उसमें कहाँ तक है कितना, ये जो मीडिया में आया है मैं बता रहा हूँ, ये ईरानियन सोर्सेज ने ऐसे मुझे लोगों से मैंने बात की थी तो उन्हीं ने बताया कि ये बीच में वाया मीडिया निकाला जा सकता है कि कुछ दिनों के, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इनरिचमेंट का जो इशू है इसको कभी शेल्फ नहीं करेंगे, वो इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे और उनकी जनता उनके साथ है। उसका रीज़न है कि वो ये कहते हैं कि ये हमारा राइट है, IAEA ने हमको दिया है, हमने NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के पे हस्ताक्षर की है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए पीसफुल पर्पसेस के लिए, यानी ऊर्जा के लिए। फिर उसके अलावा ये है कि हेल्थ में जो ज़रूरत होती है आइसोटोप्स वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों में इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, वो हम इसको उसके लिए करेंगे। वो उस राइट को हम बिल्कुल नहीं देंगे, वो लड़ेंगे इसके लिए। हो सकता है वो लड़ाई के लिए हो सकता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं या यूनाइटेड नेशंस में भी इस मसले को उठाएंगे, लेकिन ये कि वो फिलहाल चाहेंगे कि भाई अमन शांति आए, वार ख़त्म होनी चाहिए और वार ख़त्म होने के लिए एक पीस संधि होनी चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि वो 5 साल के लिए वो सेल्फ कर दें। रशियंस भी काफ़ी बातचीत कर रहे हैं इस मसले को लेके। देखिए अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें JD वांस कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अमेरिकन इजराइल दोनों ईरान को हराने में असफल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो उनके गोल्स थे युद्ध के उसको पूरा कर लें, तो ये ईरान नहीं होने देगा। ईरान अलग मुल्क है, ईरान डिफरेंट है, इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी फ़र्क है और ये आखिर तक लड़ेंगे। जैसे अभी बताया कि गरीब लोग हैं, लोग इनको तो ऑलरेडी इतना दब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं कि इनको उनकी जनता भी इनके साथ है कि जब तक के सैंक्शंस नहीं हटेंगे, जब तक के उनको राइट्स जो है उनके वापस नहीं मिलेंगे, उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं मानेंगे। हाँ, ये युद्ध के फेवर में नहीं जाएंगे कि ये युद्ध लड़ें। अगर ये लेबनान के अंदर इस तरह ये युद्ध करते रहे तो वो ज़रूर इजराइल पे अटैक करेंगे और ये भी तय बात है कि बगैर अमेरिका की मदद के इजराइल इनसे लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इंटेलिजेंस और हर चीज़ पे वेपन्स और फिर उसके अलावा अम्यूनिशन, मनी, फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूनाइटेड नेशन में, सब चीज़ों पे वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है। तो बगैर अमेरिका की मदद के नहीं। अब ये देखना है कि ट्रम्प साहब कैसे करते हैं, कितना चाहेंगे। ईरान की पहली प्रेफरेंस होगी अमन शांति और वो अपने जो उसके एलाइज हैं, मिलिटेंट एलाइज जिनको वो कहता है, जिसको कि अमेरिकन प्रॉक्सी कहते हैं, उनको नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी प्रॉक्सी हैं ये प्रॉक्सी नहीं है, इसमें से ये मूवमेंट ईरान के रेवोल्यूशन से ज़्यादा पुराना है। हूती का मूवमेंट आज का नहीं है, 60s का है, अर्ली 60s का, जब इजिप्ट ने अटैक किया था यमन के ऊपर और उसके बाद से इनकी इमामत, और उससे पहले जब ख़त्म हुई थी इमामत, उसके बाद से ये लोग लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, रुकते हैं, फिर नया लीडर आता है, फिर शुरू होता है, ये सिलसिला चल रहा है। हिजबुल्लाह से पहले, हिजबुल्लाह 80 में आया, उससे पहले वहाँ पे अमल लड़ रही थी और जब तक कि ऑक्यूपेशन रहेगा ये रेसिस्टेंस भी रहेगा। कोई भी देश या कोई भी कौम जो है वो ऑक्यूपेशन को 21st सेंचुरी में तो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट करेंगे, पहले भी नहीं करेंगे। भारत ने तो बिल्कुल 20th सेंचुरी बिगनिंग में ही रिजेक्ट कर दिया था, फिर उसके बाद और भी दूसरे देशों ने भारत का साथ जुड़े, भारत ने सपोर्ट किया नेशनल मूवमेंट को। तो कोई सवाल नहीं कि ये मूवमेंट्स ख़त्म हो जाए। और हमस को क्रिश्चियनों की भी सपोर्ट है और सुन्नियों की भी बहुत वहाँ पे सपोर्ट है, पावरफुल मूवमेंट है और उसके अपोजिशन में भी लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब उसके साथ हैं, पूरा मुल्क साथ है, लेकिन काफ़ी सपोर्ट है। वो ये देखते हैं कि वो इजराइल से लड़ रहा था। कोई भी लेबनीज चाहे क्रिश्चियन हो, या मैंने बहुत से लोगों से बात की, मैं वहाँ गया भी हूँ, नहीं चाहेगा कि उनका साउथ लेबनान पे इजराइल का कब्जा बना रहे। तो ये सोच लेना कि महज ईरान की एक छवि बन गई है, एक रेपुटेशन है, एक इशू बना लिया है उसने इन लोगों को सपोर्ट करके, और इन लोगों की सपोर्ट उसको भी मिली है, तो ये चलता रहेगा।
इसी तरह ये ईरान कभी नहीं छोड़ेगा इन लोगों को, बिल्कुल। और ये चलता न्यूक्लियर रहेगा, इशू भी ईरान वो कभी चाहेगा भी कि नहीं उसको छोड़ेगा। हाँ। जो न्यूक्लियर इशू भी चाहेगा कि एक समय के बाद हमारे पास बना रहे। थॉमस मैथ्यू साहब, अगर ईरान कहता है कि नहीं आपको तो लेबनान से वापस जाना ही पड़ेगा, साउथ लेबनान पे आपने जो कब्जा किया वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, और जो प्रॉक्सीज हैं उनको आप कुछ नहीं करेंगे, तो इजराइल के लिए ये क्या कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी कि चलिए न्यूक्लियर पावर तो नहीं बनेगा ईरान, बाकी चीज़ों को हम छोड़ दें? जी, आपका क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं पूर्णिमा मैडम का एक दो सरमाइस में के ऊपर थोड़ा क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। मैडम ने ये बोला कि ईरान क्या न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बोला, क्या एविडेंस है। प्लीज अंडरस्टैंड, आईएईए क्लियरली उनका रिपोर्ट में बताया गया कि नियर बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम ईरान ने प्रोड्यूस कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। एंड कमल आगा साहब जो बोला है, आई डोंट नो, I would like to clarify. Iran does not have the right to make or enrich uranium beyond 5%. उनके पास अभी 400 किलोग्राम से which is enriched to 60%, which is equal to 90%. उनको that is from 3.67 जो ओबामा साहब के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, that to 5% you can understand. Please tell me, मैडम, स्पेशली पूर्णिमा मैडम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये that is for all commercial purposes you require only up to 5%. उन्होंने up to 60% which is equal to 90%. For what purpose? Number one. Number two, why are you blaming Trump? Have you heard about Bush doctrine of preemption? जहां भी जो अनिल साहब ने बोला है, we have to go through the eyes of realism. There is no morality in international relations. कभी भी नहीं था, कभी होगा भी नहीं. So let us look at, like अनिल साहब ने जैसे बोला, let us look at it from the practical point of view. Now ट्रंप का justification यही है, that is Iran nuclear bomb बनेगा, if they make nuclear bomb, they will hold the world to ransom. Now please look at it from his perspective. That is world, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो वर्ल्ड सेफ होगा या नहीं होगा, that is a question. मैं ये completely agree करता हूं, that is America has no right to intervene. That is normative और ethical argument है. Ethical argument पर international relations में कोई place भी नहीं है. Okay? And आगा साहब ने बोला, रिप्लाई करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, दो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि आई बताया कि उनके पास 440 किलोग्राम की 60% एनरिचमेंट हो चुका है यूरेनियम के। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इजराइल के पास 300 वॉर हेड है, न्यूक्लियर वॉर हेड है। इजराइल ने एनपीटी साइन किया है। इजराइल के पास आपने इजराइल के पास अगर सर आपने क्वेश्चन पूछा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट मी आंसर एंड देन यू हैव ऑल इनको सुन लेते हैं। आपके पास इजराइल नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम सर। इजराइल ने एनपीटी साइन की है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, इजराइल के पास अगर 300 न्यूक्लियर वॉर हेड है, ईरान क्यों नहीं हो सकता, ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता? सेकंड क्वेश्चन आपने ये कहा है कि मोरालिटी, इंटरनेशनल रिलेशन में मोरालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन थोपा है आपने ईरान के ऊपर। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आया तो उन्होंने दुनिया को हॉस्टेज रखेगा। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो उन्होंने गिराया नहीं, दो सिटीज को वाइप आउट नहीं किया। 250,000 किल्ड एंड ऑल्सो 1 मिलियन को उन्होंने रेडिएशन के ऊपर छोड़ दिया था। अभी भी उसका इफेक्ट है हमारे ऊपर होता है। तो आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ वेस्टर्न और क्रिश्चियनिज्म के हिसाब से आपने डिफाइन करनी है तो आपकी आइडिया सबसे सही है, लेकिन मैं तो हूँ कि हिंदू
इंडियन अमेरिकन हूँ, मेरे भीतर अभी भी मोरालिटी और एथिक्स के बारे में कुछ चीजें अभी भी है। तो इसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से चलना चाहिए, तो इंडिया की भूमिका क्या है? इंडिया की जैसा, इंडिया तो इज लिटरली सिविलाइजेशनल लैंड। आपके पास हिंदुत्व है, आपके पास हिंदू सिविलाइजेशनल इथोस है, आप उनके हिसाब से ना चल के दुनिया को वो नहीं सिखा के मोरालिटी और एथिक्स बोल के कुछ होता है, और आपके कैंपेन फाइनेंस में भी वो दिखाया जाता है, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे क्यों नहीं? और अगर आपके पास कोई रूल है, वो रूल आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप कौन हो तो थोपने वाले के कहने वाले हो कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मोरालिटी नहीं होती? आप बनाइए, लॉ बनाइए, आप आवाज उठाइए जब आपको चाहिए, आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आप तो नहीं उठाते हो, आप बोलते हो कि रिलेशन में कोई रिस्पांस आप आंसर करिए। आपके पास Let me reply. Then I find it. I find quite interesting this argument. No, wait. छोटा सा रिस्पांस दीजिएगा, फिर मैं कमर आगा साहब के पास जाऊं। No, Lakshman ji, एक point we have to be very clear. ईरान 1968 में NPT साइन किया, 1970 में रैटिफाई किया, 1974 में IAEA के साथ एग्रीमेंट कंक्लूड किया. So, according to their own agreement, you cannot produce nuclear weapons. Number one. मैडम ने इसराइल का एग्जाम्पल दिया. मैडम, इसराइल has not. No, wait. Can I complete? Can I please complete? That is. उन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने गले में फांसी का फंदा लगा दिया। मैडम, उन्होंने फांसी का फंदा लगा दिया, उनके हिसाब से मैडम, can I complete? अपनी चेंज नहीं कर सकते हो. You can't change your mind because you have been attacked by the entire world. 47 years तक आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और आप अपनी बात कंप्लीट करने उनके हिसाब से आपके ऊपर फांसी का फंदा लगा दिया, और आपने थॉमस मेहतू साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर पूर्णिमा नाथ साहब एक और आप शुरू जाइए, थॉमस मेहतू साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। हाँ, थॉमस मेहतू साहब अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। एंड इसराइल ने NPT साइन नहीं किया है. नंबर वन, इट इज रॉन्ग टू से दैट इसराइल, व्हेन a country has not signed NPT, you cannot stop it from making nuclear weapons technically. Number 3 point, which I'd like to ask madam. Please, इसमें religion कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? इसमें ईस्ट वेस्ट की बात, आप वेस्टर्न डोमिनेंस की कहाँ बात कर रहे हो? What about Russian attack on Ukraine? Does Russia belong to the Western Hemisphere? No. Did Genghis Khan belong to the Western Hemisphere? Answer is no. Did China's imperialism become a part of Western Hemisphere? No. जैसे अनिल साहब ने जैसे बोला, हम सिर्फ एक ही पॉइंट बोला, that from the historical times, it is only realism that works in international relations. आप मोरालिटी जितना मर्जी आप बोल रहे हो, रियलिज्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन में काम करता है। थॉमस मेहतू साहब, कमर आगा साहब बहुत ऐसे इशारा कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। कमर आगा साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जितनी भी IAEA की रिपोर्ट है 2015 के बाद से जो एग्रीमेंट हुआ था ओबामा के साथ, जो क्वार्टरली उनकी रिपोर्ट आती थी, उसमें सब जगह उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि ईरान ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिसमें कि वो ज़्यादा न्यूक्लियर इनरिच करता या कोई ऐसा था। जो उनका एग्रीमेंट हुआ था JCPOA में, उसके ऊपर वो कायम है, कहीं वायलेशन ईरान ने नहीं किया। नंबर 2 बात ये, उन्हीं ने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने विड्रॉ किया अपने को, तो उन्हीं ने 60% इनरिचमेंट किया, और वो एक बार्गेनिंग चिप थी उनकी, जिसको वो इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान जानता है बहुत अच्छी तरीके से कि वो बम नहीं बना सकता, और ईरान ही नहीं, अब मैं नहीं समझता कि कोई भी देश इस समय न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। उस वक्त 2 सुपर पावर थी देशों ने, बहुत से देशों ने बना लिया न्यूक्लियर वेपन, अब वो संभव नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर वो बनाएगा तो सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, और इजिप्ट भी बनाएगा, और टर्की भी बनाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज ये कि शिया रिलीजन में ये साफ साफ डिस्क्राइब हो चुका है कि न्यूक्लियर वेपन जो है इज ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड इट हैज नो प्लेस इन इस्लाम।
इनकी ये उसके अंदर लिखा हुआ है रिलीजियस लाइन में, और ये लोग रिलीजियस लीडर हैं, ये उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी डिबेट में इनकी प्रॉब्लम आ जाएगी। इराक और दूसरी जगह जहाँ जहाँ शिया हौज़े इल्मिया हैं या इनके बड़े सेंटर्स हैं रिलीजन के, वो इनके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात ये है कि ईरान जो है वो जानता है कि अगर न्यूक्लियर वीपन बनाएगा तो सैंक्शंस उसके ऊपर लगे रहेंगे, उसको सैंक्शंस से हटना है। उसके लिए टॉप प्रायोरिटी ये है कि किसी भी सूरत से सैंक्शन से हटो, सैंक्शन लिफ्ट हो एक बार, और वो इसके लिए बार बार काम भी कर रहे हैं। उन्हीं ने कहा भी कि हम जब साइन करेंगे तो हमें $12 बिलियन जो उनके फ्रोजन एसेट है अमेरिका में, उससे वो मिलेंगे। और वो अभी तक तो उसको कह रहे हैं कि हमको मिलेगा। हालांकि जेडी वाइंस के अब कुछ नए स्टेटमेंट आए हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बाद में देंगे। एनीवे वो तो खैर निगोशिएशन से पता चलेगा। यूएई से भी उन्हीं ने $3 बिलियन ले लिया, जबकि यूएई बहुत खिलाफ था उनके। और फिर उसके अलावा ये है कि उनको रिकंस्ट्रक्शन अपना मुल्क बहुत जल्दी बनाना है। उनके सामने इस समय प्रायोरिटी जो है जॉब का क्रिएशन और रिकंस्ट्रक्शन, इसी के बहुत डैमेज हुआ है ईरान के अंदर भी। इतनी ज्यादा बॉम्बिंग पैकेज को लेके, रिकंस्ट्रक्शन पैकेज को लेके अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहे हैं कि हमें बना हुआ है 200। तो न्यूक्लियर बॉम्ब उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रहेगी, उनके लिए प्रायोरिटी ये रहेगी दूसरी। हाँ, वो ये एक चीज चाहते हैं कि 3.5% जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी जो परमिशन है वो उनको मिलनी चाहिए। हो सकता है वो इस पे राजी हो जाएं कि 5 साल बाद हम करेंगे, वो मिल भी जाएगी, क्योंकि वो हथियारों के लिए तो होगा नहीं, उसका इस्तेमाल तो आप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, बाकी फार्मा के लिए कर सकते हैं, तो उतना तो चलेगा। लेकिन ये है कि दूसरी चीज, एक सवाल उठ रहा होता है, क्या वहाँ पे राहत पैकेज या रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैकेज ऐसी चीज यहाँ पे दी जाएगी क्या? और एक और चीज कि इस डील के बाद पूरे उस रीजन में स्ट्रेटेजिक रिलेशन किस तरह से बदलेगा, या फिर वाकई 28 फरवरी से पहले जैसे हालात हो जाएंगे क्या? इस पर आप सभी लोगों की राय लूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूएस ईरान के बीच जो एमओयू साइन होने की बात हो रही है, उस पे जो शर्तें हैं, शर्तों को लेकर अलग अलग बयान निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में डील कितनी टिकाऊ होगी? एम्बेसडर त्रिगुणायत, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न हम लोगों के लिए ज़्यादा था, पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा था, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। ट्रंप ने साफ तौर से कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से खुलना और इस पर ईरान का कंट्रोल होना, दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि पहले की तरफ नहीं रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, भले हम टोल लें या ना लें। देखिए, भारत का तो हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो सब ग्लोबल गुड्स और कॉमन्स हैं। तो इसलिए चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या यहाँ पर हो, तो हमारा शुरू से यही स्टैंड रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सारे नेताओं के साथ बात किया और ईरानियन लीडर्स के साथ बात किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, और बार बार यही बात कही गई है कि देयर शुड बी ए इनोसेंट पैसेज क्लॉज विच शुड बी अलाउड। तो वो चलता रहा, और इसीलिए आपने देखा है जो भी हमारे रिलेशंस रहे हैं ईरान के साथ, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप्स हमारे वहां से वापस आ गए हैं। और कल भी जब जैसे ही खुला है पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो पहला शिप जो निकला है वो हमारा इंडियन शिप है, जिसमें एलएनजी आया है। तो मैं समझता हूं कि हम तो वही स्टैंड रखेंगे, लेकिन रियलिटी फिर बदलेगी, क्योंकि ईरान और ओमान ने मिलकर के कहा है कि हम इसको फीस नहीं भी लगाएंगे, टोल नहीं लगाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट और सर्विस फी या कुछ इस तरह की चीज लग जाए। लेकिन वो कंट्रोल ये रखेंगे कि वो जो देश उनको साथ में उनके स्ट्रेटेजिक एनिमीज हैं, एडवर्सरीज हैं, उनके ऊपर वो कंट्रोल करें। भले ही अमेरिकन शिप्स जाएंगे फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद, इस डील के बाद, लेकिन जो इजराइल है उसके शिप्स को वो रोकेंगे, अटैक करेंगे। उनके पास में हुतीज भी हैं, जो दूसरी तरफ से बाबल मंदब में भी उनके ऊपर अटैक कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन जो है पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे पूर्णिमा जी ने भी कहा है कि फरवरी 27 को, और ये देखिए न्यूक्लियर डील का हमें कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर डील ऑलमोस्ट रेडी है।
और ये February 27 को जो डील पहली बार ईरान ने माना था, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कंसेशंस के लिए तैयार हो गए थे, टू द एक्सटेंड कि वो इस बात पे भी तैयार थे कि along with IAEA they were ready to provide access to some Americans। और वो 440 किलोग्राम के लिए भी बात हुई कि शायद वो अमेरिका को नहीं देना चाहते क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो रशिया चाइना दोनों ने ऑफर किया हुआ है, और ये लास्ट वीक भी रशिया ने ऑफर किया इस बात को। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियर डील के लिए हमें कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है। भले ये पब्लिक डोमेन में बड़ा बनाने की बात है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन होगा, ये होगा, और ये बेसिकली ईरान के पास सारी फैसिलिटीज है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल की इतनी जरूरत नहीं होती है जितनी दिमाग की है, और उनके पास एक से एक बढ़कर हजारों साइंटिस्ट हैं जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, और इसीलिए डिस्पाइट सैंक्शंस, डिस्पाइट एवरीथिंग, ईरान आज भी, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे उसमें, इसीलिए वो अमेरिका के साथ मिलिट्री टक्कर ले पाया। उसकी स्ट्रैटेजी एक बड़ी अलग बनाई उसने, जिसके चलते दो बड़ी पावर्स, दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ में 100 से ज्यादा दिन तक टिका रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सबको पता है इस बारे में, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक इजरायली बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने कहा, कहते हैं, वी होल्ड इरानियंस इन ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर एज गुड इफ नॉट बेटर देन अस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं इसको हमें उसी तरह देखना चाहिए। भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहती है कि हमारा 85% ट्रेड उधर से आता है, आधे से ज्यादा हमारी जो है एनर्जी इंपोर्ट्स वहां से हैं, और वेस्ट एशिया में हमेशा कहता हूं हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है एनी इनस्टेबिलिटी वहां पर। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर पीस और वो है। पूर्णिमा जी ने एक बात कही थी, मैं भूल गया बताना, उसमें उन्होंने कहा कि भारत क्यों नहीं कुछ कर रहा। देखिए, जैसे अटैक हुए थे तुरंत उसके बाद में भारत का जो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली कहा है कि भाई ये sovereignty and territorial integrity must be respected of all the nations, and dialogue and diplomacy are the only way forward। तो sanity in foreign policy is there। और जैसा सबका मानना है कि भाई आप क्या लड़ाई तो नहीं लड़ने जाएंगे वहां, उनके पास अपनी वॉइस ही कर सकते हैं, और आज की डेट में वो जितना भारत कर सकता है सारे लीडर्स के साथ, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात किया है, और कल फिर जो बात होगी मिलने में प्रधानमंत्री की उनके साथ में, उसमें भी ये बात से डिस्कस होगी। हाँ, बिल्कुल, ये भारत का हमेशा से रुख रहा है यहाँ पे। लेकिन एक सवाल शिवकांत शर्मा साहब, चूंकि पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आप काफ़ी करीब से देखते रहे हैं, जब शुक्रवार को ये डील साइन हो जाएगी, एमओयू साइन हो जाएगा, इसकी सारी शर्तें निकल कर सामने आ जाएंगी, तो इजरायल भले कुछ दिन बाद मान जाए कि ठीक है, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को शांत कर देंगे, अपनी बात पोस्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पूरे क्षेत्र में, खाड़ी के क्षेत्र में समीकरण पहले जैसा ही बन जाएगा, या फिर अब एक नए समीकरण यहाँ से निकल कर शुरू होंगे? नहीं, पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, खाड़ी के देशों को इस पूरे प्रकरण से जो एक सीख उन्होंने ली है कि वो अमेरिका की सुरक्षा पर, अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं कर सकते, और ये बात अब साफ सारे देश कहने लगे हैं। उनकी तरफ से वैकल्पिक प्रयास भी शुरू हो गए हैं। तो नए अलाइनमेंट, नए समीकरण बनेंगे, जिस थोड़ा जो है चीन का भी उसमें हिस्सेदारी होगी, थोड़ी रूस की भी उसमें हिस्सेदारी होगी, बाकी शक्तियों की तरफ भी देखें। और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया को लेकर के, भारत को लेकर के ये होगी कि इस खाड़ी के संकट ने यूरोप नहीं, पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। वो सबसे बड़ा संकट है आपके लिए। इसलिए हर देश ये चाहेगा कि वो अपनी ऊर्जा की जरूरतों में आत्मनिर्भर बने, और भारत के लिए एक ही रास्ता है कि वो वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाए। यूरोप भी वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। तो ट्रंप साहब, जिन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा, जो स्वच्छ ऊर्जा है, उस पर सबसे ज्यादा प्रहार किया, सबसे ज्यादा उसको रोका अपने यहाँ, वो मुझे लगता है कि बाई चांस वो इस लड़ाई को लड़ करके उन्होंने उसको एक नई गति दी है, और इस लड़ाई के बाद दुनिया दोबारा से जाग गई है, और ये कोशिश करेगी कि अपनी अपनी ऊर्जा की जरूरतें खुद पूरी करें, ताकि खाड़ी पर कम से कम निर्भरता उनकी बने। तो इसलिए समीकरण भी बदलेंगे, और ये पूरी की पूरी ऊर्जा रणनीति जो है पूरी दुनिया की, वो भी बदलेगी। इस युद्ध से एक कह सकते हैं कि लोगों को एक सबक मिला है, और उस सबक के हिसाब से एनर्जी सिक्योरिटी को लेके अपने अपने कदम उठाएंगे, और पूरे क्षेत्र में समीकरण भी नए सिरे से बनते हुए दिखेंगे। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।